प्रिय पाठकों, आज मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ और आज मैंने आपके राज्य स्तर की प्रशासनिक परीक्षा विशेषकर जेपीएससी में जो पेपर 4 जो है, जिसमें आपको या यूँ कहिए कि अर्थव्यवस्था से संबंधित जो सिलेबस है उसमें आर्थिक सुधार, प्रकृति और भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रभाव को केंद्रित करके आपके सिलेबस में एक उपखंड जोड़ा गया है और जिसे मैं 28वें उपखंड के अंतर्गत देखता हूँ। और उसमें एक प्रश्न है जो आप मेरे सामने बोर्ड में देख रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि वर्तमान कोविड-19 की महामारी से उत्पन्न हुई चुनौतियों ने देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर के जो उद्यम हैं, जिन्हें संक्षेप में आप एमएसएमई कहते हैं, इसको नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। प्रश्न का अगला हिस्सा है, एमएसएमई के क्षेत्र की मुख्य चुनौतियां क्या हैं और इसके सुधार हेतु कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए। तो ऐसा प्रश्न यदि इस हिस्से से लेकर पूछा जाए तो आपकी व्याख्या में कौन कौन सी मूलभूत बातों का समावेश होना चाहिए, इसी को मैं आपके समक्ष साझा करने जा रहा हूँ। लेकिन अपनी बातों को वहां तक पहुंचाने से पहले मैं चाहूंगा कि कुछ सामान्य सजग पाठकों के लिए भी एमएसएमई के बारे में एक सामान्य जानकारियां साझा करूं। इसके उपरांत मैं प्रश्न की मुख्य व्याख्या की बात करूंगा। तो आपको जानना चाहिए कि एमएसएमई, जिसे आप मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है ना, इसका जो पूर्ण रूप है, इसके नाम से जानते हैं। भारत सरकार ने 2020 के नवीनतम परिभाषा के अनुसार एमएसएमई के अंतर्गत 3 प्रकार के उद्यमों को वर्गीकृत किया है और इसके अंतर्गत पहली जो आत्मनिर्भर भारत अभियान भारत सरकार की जो योजना है, उसके तहत पहले सूक्ष्म उद्यम के अंतर्गत 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ तक का टर्नओवर वाले उद्योगों को सूक्ष्म उद्योगों की पहली कतार में रखा गया है। इसके बाद मध्यम उद्यमों की बात आती है, तो उसके अंतर्गत जो दायरा तय किया गया है उसमें 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ के टर्नओवर वाली जो भी इंटरप्राइजेस होंगे, उन्हें आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के दायरे में रख सकते हैं। तीसरी परिभाषा में जो व्याख्या की गई है मध्यम उद्योगों के बारे में, तो उसमें 30 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ तक के टर्नओवर वाले जितने भी इंटरप्राइजेस होंगी, वो मध्यम स्तर के उद्यम के अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है कि इतनी सामान्य जानकारियों के साथ साथ मैं कुछ और जानकारी साझा करूंगा और विशेषकर वो सूक्ष्म उद्योग से संबंधित। एक सामान्य जिज्ञासा मन में आती है कि सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत वो कौन कौन से उद्योग आते हैं। तो मैं जैसे बताना चाहूँगा कि जैसे घर में इस्तेमाल किए जाने वाला जो कूलर होता है, उसका निर्माण करना, ये इसी दायरे में आता है। इसी तरह से फैंसी ज्वेलरी का निर्माण करना और डिस्पोजेबल कप बनाना और हॉस्पिटल्स में प्रयोग किए जाने वाले जो स्ट्रेचर्स होते हैं, वो भी इसी तरह के सूक्ष्म उद्योगों की सूची में आते हैं। इसके अलावा करंट मापने वाला जो वोल्ट मीटर होता है, या फिर कपड़े का या चमड़े का जो बैग बनाने की जो उद्यम लगाए जाते हैं, वो भी सूक्ष्म उद्योगों की सूची में आते हैं। इतना ही नहीं, कुकी और बिस्कुट्स बनाने का भी कार्य और मोमबत्ती और अगरबत्ती बनाने का भी कार्य, और आजकल एक नया चलन चला है जिसको मैं क्लाउड किचन कहता हूँ, जिसमें स्विगी और जोमेटो के तहत है ना, भोजन को तैयार करके अपने ग्राहकों तक पहुँचाना, ये भी सरकार के द्वारा सूक्ष्म उद्योगों के अंतर्गत माना गया। तो ये मैं सामान्य जानकारी साझा कर रहा हूँ, लेकिन हमारा आज का जो केंद्रित विषय है, जो बोर्ड में आप देख रहे हैं, जिसमें प्रश्न है कि कोविड महामारी के बाद जो कोरोना क्राइसिस जो आई है, इसके बाद जो एमएसएमई सेक्टर्स पर कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो विशेषकर इस सेक्टर्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है, नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। तो पहले प्रश्न के पहले हिस्से में हमारी व्याख्या उस पर केंद्रित रहेगी, तो उसकी बात रखने के लिए उसकी भूमिका का होना जरूरी है। तो भूमिका में यह बताना मैं चाहूँगा कि आज की तारीख में वर्तमान में भारत के विभिन्न भागों की मैं बात करूं तो अनेक एमएसएमई पूरे देश में कार्य करते हुए देखे गए हैं, जिसमें आज की तारीख में 11 करोड़ लोगों का रोजगार एमएसएमई उपलब्ध कराता है।
और आज की जो कोरोना क्राइसिस के बाद की जो दशा देखी गई है, उसमें अधिकांश एमएसएमई वैसे तो पहले से भी तरलता की कमी से जूझ रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण व्यापारिक गतिविधियां अधिक प्रभावित हुई और जिसके कारण आज एमएसएमई सेक्टर्स पर समस्या पहले से और विकराल हो गई है। आगे मैं लिखना चाहूँगा कि भारत में एमएसएमई की वर्तमान स्टेटस पर भी चर्चा होनी चाहिए, अर्थात भारत में वर्तमान स्थिति की बात करूँ एमएसएमई को लेकर के, तो जो वित्तीय वर्ष 2018-19 था, उसमें उसके आंकड़ों के अनुसार एमएसएमई के तहत जो डेटा आया है, उसमें भारत में लगभग 6.34 करोड़ उद्यम आज की तारीख में सक्रिय है और वर्ष 2019 के आकलन के अनुसार, उसके अनुसार जो आकलन किया गया था, उसमें यह बताया गया था कि अगले 5 वर्षों तक एमएसएमई का जो सेक्टर है, यह भारत की कुल जीडीपी का आधी जीडीपी का लगभग 50 मिलियन नए रोजगार सृजन करने की क्षमता रखता है। लेकिन आज कुछ फैक्ट्स को भी मैं इससे जोड़कर रखना चाहूँगा और ये सारी बातें आपके भूमिका के संदर्भ में देखी जा रही हैं। आप लिखते हैं आगे कि अधिकांश आज का जो 51% मैं बात करूं कि देश के लगभग 51% का जो एमएसएमई है वो लगभग ग्रामीण क्षेत्रों पर ही केंद्रित है। और जैसा कि हमने बताया कि वर्तमान में एमएसएमई लगभग 110 मिलियन लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहा है, लेकिन यदि रोजगार उपलब्धता की मैं बात करूं तो लगभग 55% रोजगार आज शहरी क्षेत्र में ही एमएसएमई के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 12.5% एससी कैटेगरी के लोगों को इसके द्वारा रोजगार मिले हैं और 4.1% एसटी कैटेगरी के लोगों को इस एमएसएमई के तहत रोजगार प्राप्त हुआ है। वहीं 49.7% की जो प्रतिशतता है रोजगार की, वो ओबीसी वर्ग से संबंधित है। तो ये तो सामान्य भूमिका के संदर्भ में ये बातें बताई गई। अब जैसा प्रश्न का दूसरा खंड बता रहा है कि एमएसएमई में जो चुनौतियां हैं, वर्तमान में जो एमएसएमई की जो चुनौतियां हैं, इसका विवरण आपको देना चाहिए। तो आप लिखते हैं कि आंकड़ों का अभाव एक प्रमुख चुनौती है एमएसएमई के सेक्टर्स में, अर्थात देश में जितने भी सक्रिय एमएसएमई हैं, उनमें सामान्यतः बहुत ही छोटे स्तर पर ये एमएसएमई कार्य करते हैं, जिसके कारण इनमें से अधिकांश का या तो किसी प्रकार का पंजीकरण नहीं हो पाता है और पंजीकरण न होने के कारण इनका जो प्रॉपर डाटा है वो सरकार के पास उपलब्ध नहीं हो पाता है। और अधिकांश एमएसएमई जो होते हैं वो जीएसटी या वस्तु या सेवा कर की पहुंच से भी बाहर है और वैसी स्थिति में वे किसी भी प्रकार का खाता बनाने के लिए या फिर कर देने के लिए टैक्सेस के मामले में या अन्य नियमों के पालन करने के मामले में भी अधिक सक्रिय दिखाई नहीं देते। तो आज की तारीख में ये एक प्रमुख चुनौती के संदर्भ में आप इसे देख सकते हैं। इस प्रक्रिया में हालांकि उनकी कुछ बचत तो होती ही होगी, लेकिन संकट की स्थिति में किसी ठोस आंकड़ों के अभाव में ऐसे उद्यमों को सहायता पहुंचाना सरकार के लिए एक तरह से चुनौती हो जाती है। तो आप आंकड़ों के अभाव को आप समझ सकते हैं कि एमएसएमई में के सेक्टर्स पर आंकड़ों का अभाव किस हद तक सरकारी प्रक्रिया को बाधित पहुंचाता है। जैसे उदाहरण के लिए वर्तमान आर्थिक संकट की मैं बात करूं तो आर्थिक संकट के बीच कुछ विकसित देशों में सरकारों ने छोटे उद्यमों में मजदूरी सब्सिडी और अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराया है, ऐसा वैश्विक डाटा से जानकारी आती है। परंतु यह इसलिए संभव नहीं हो सका क्योंकि वहां छोटे उद्यमों के बारे में भी विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध थे, जबकि हमारे यहाँ ऐसे उद्यमों के बारे में विश्वसनीय आंकड़ों का सर्वथा अभाव देखने को मिलता है। तो एक मैंने चुनौती का जिक्र किया, वैसे तो और भी कई चुनौतियां हैं, उसमें मैं अब आर्थिक चुनौतियों को आपके समक्ष रखना चाहूंगा। तो एमएसएमई के क्षेत्र में वित्त पोषण की जो कमी होती है, इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जैसे वर्ष 2018 की मैं बात करूं तो वर्ष 2018 के में जारी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की एक रिपोर्ट के अनुसार एमएसएमई क्षेत्र को औपचारिक बैंक प्रणाली के द्वारा
एमएसएमई की कुल आवश्यकता का 1/3 से भी कम की ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो एक तरह से आर्थिक चुनौती है। इसी तरह भुगतान में विलंब होना भी अन्य चुनौतियों की श्रेणी में आता है। आप इसे एमएसएमई की एक प्रमुख चुनौती भी समझ सकते हैं, है ना। इसके अलावा भी कुछ अन्य चुनौतियां हैं, जैसे उत्पादन का छोटा होना, पुरानी तकनीक का इस्तेमाल करना, हाँ, बढ़ती हुई घरेलू और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की जो स्थिति आ रही है वो भी एमएसएमई की प्रगति में कई चुनौतियों का काम कर रही है। इसी तरह अपर्याप्त कुशल कार्यशक्ति जो है ये भी एमएसएमई के सेक्टर्स की एक प्रमुख चुनौती के रूप में दृष्टिगोचर हो रही है। इसके बाद मैं प्रश्न के तीसरे हिस्से पर आता हूं, जिसमें कहा गया है कि एमएसएमई के क्षेत्र पर सुधार के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। तो विशेषज्ञों के अनुसार कोविड-19 महामारी के पहले भी एमएसएमई के आय में गिरावट और अन्य समस्याएं पहले से भी देखने को मिल रही थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद नई चुनौतियां का अस्तित्व ने इसकी औचित्य पर ही प्रश्न उठाने शुरू कर दिए। और हाल ही में एक सर्वे के अनुसार लघु और मध्यम श्रेणी के केवल 7% उद्यमों ने ही माना कि वे वर्तमान में उपलब्ध पूंजी के माध्यम से 3 महीने से अधिक तक का कारोबार, है ना, स्थिति को या चलाने की स्थिति में नहीं है। तो ये एक तरह से देखने को मिलता है कि ये एक विशेषज्ञों के द्वारा जो राय आई, उनकी जो सर्वे रिपोर्ट आया है, उसके आधार पर पता चला है कि ये कारोबार यदि बंद भी हो जाती है उनकी, तो ऐसी स्थिति में वो अपने उस बंद हुए कारोबार के बाद 3 महीने तक ही अपने कारोबार की गतिविधि को कायम रख सकते हैं। साथ ही अधिकांश श्रमिकों के पलायन के कारण इस क्षेत्र को पुनः शुरू करके वापस इसको खड़ा करना एक बड़ी चुनौती भी मानी जा सकती है। अब यदि इनके उपायों पर दृष्टिपात करूं तो संक्षेप में कुछ ऐसा कहा जाए कि आरबीआई के द्वारा एमएसएमई के क्षेत्र की में तरलता की कमी को दूर करने के लिए वैसे तो कई प्रयास किए गए हैं, परंतु संरचनात्मक जटिलताओं, विशेषकर प्रत्यक्ष बैंकिंग प्रणाली से ना जुड़ा होना या फिर आंकड़ों का अभाव के कारण इसके सीमित प्रभाव दिखाई दिए। अतः इन जटिलताओं को दूर करने का प्रयास प्रारंभिक स्तर पर करना चाहिए और सरकार को इस दिशा में सक्रियता के साथ अपनी पहल करनी चाहिए। यदि उन उपायों की बात के तहत एमएसएमई के सेक्टर्स पर कुछ सुधारात्मक कार्य किए जाए तो निसंदेह एमएसएमई में जो वर्तमान की जो समस्याएं हैं उससे एमएसएमई अपनी उबर सकता है और बेहतर स्थिति में वापस अपनी मुख्य धारा में खड़ा हो सकता है। तो आज मैंने एक प्रश्न को दृष्टिगत रखते हुए अपनी बात को आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आज की व्याख्या आपको पसंद आई होगी। यदि परीक्षा उपयोगी ये बातें आपको अच्छी लगती हो तो अपने मित्रों के साथ साझा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं बहुत जल्दी एक नए प्रश्न के साथ आप तक उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।